गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया था। लास्ट के 3 क्वेश्चंस नीट वालों को ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बोर्ड में रेसिस्टेंस एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, पहले उसको मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं बैटरी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है रेसिस्टेंस से, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कलर कोड फॉर रेसिस्टेंस। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है जो कि प्रैक्टिकली भी रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, प्रैक्टिकली रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी रेसिस्टर का। तो उसके लिए सपोज ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, इसमें 3 या 4 बैंड रहेंगे, कलर बैंड 1 2 3 भी हो सकते हैं या 4 बैंड भी हो सकते हैं। तो इन बैंड के हेल्प से हम लोग इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं और इन सारे बैंड्स का कलर होता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए पहले एक टेबल हम लोग बनाएंगे। वो टेबल कैसा है, इसको बोलते हैं कलर कोड रेसिस्टेंस। तो कलर कोड रेसिस्टेंस में कौन कौन कलर आते हैं और उसका कोडिंग कैसे, उसका कोड क्या क्या देते हैं हम लोग। तो कलर कौन कौन सा है, पहले इसको कलर को याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखते हैं। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय in Great Britain has very good wife। ये याद रखने का तरीका है। बीबी रॉय in Great Britain has very good wife। अब इसके लिए डिजिट क्या क्या होता है, इसके लिए डिजिट होता है डिजिट कलर का नाम मैं लिखूंगा, ये तो याद करने का तरीका है। कलर कौन कौन सा है, बी रिप्रेजेंट्स फॉर ब्लैक, ये ब्राउन, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट। ये कलर्स हो गए हैं। ये याद रखने का तरीका ये कलर्स है। तो इधर मैं दे देता हूं कलर डिजिट और इधर है मल्टीप्लायर और एक और करते हैं, टेबल में रखते हैं, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। ब्लैक के लिए डिजिट 0, ब्राउन के लिए डिजिट 1, रेड के लिए डिजिट 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर में क्या करते हैं, 10 का पावर करते हैं, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1। इसका मल्टीप्लायर 10 का पावर 0, इसका मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 8, 10 रेज़ टू पावर 9। ये इसका मल्टीप्लायर है। इस डिजिट का मल्टीप्लायर ये, इस डिजिट का मल्टीप्लायर ये याद रखने के लिए मैंने किया ऐसे। क्लियर हो गया। टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस में दो लेते हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। टॉलरेंस में इन सब का ना डिजिट होता है गोल्ड और सिल्वर का, ना ही मल्टीप्लायर होता है। इन दोनों का, गोल्ड और सिल्वर का टॉलरेंस होता है। गोल्ड का टॉलरेंस 5%, सिल्वर का टॉलरेंस 10%। सिल्वर का टॉलरेंस 10%। अब कैसे रेसिस्टेंस लिखते हैं हम लोग। अच्छा, गोल्ड सिल्वर दोनों का टॉलरेंस पे क्लियर है, गोल्ड का 5% और सिल्वर का 10%। अब रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम लोग। मान लो ये कोई रेसिस्टर दिया जिसमें से 3 बैंड्स दिए, 1 2 3, और चौथा बैंड टॉलरेंस का होता है। चौथा बैंड टॉलरेंस का होता है और पहला 3 बैंड कलर का होता है। ये कलर का, तो इसको लिखते कैसे हैं, रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं। पहले 2 बैंड के लिए डिजिट यूज करते हैं, डिजिट, इसके लिए भी डिजिट, इसके लिए मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर और चौथे के लिए टॉलरेंस। टॉलरेंस। अब इसका रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम लोग। सपोज कलर कैसे दे दे तुम्हें, ये ब्राउन बोल दे, ये ब्राउन बोल दे, ये येलो बोल दे, ये येलो बोल दे, और इसे ग्रीन बोल दे, ग्रीन, और इसे टॉलरेंस में गोल्ड दे दे। ये वाला बैंड ब्राउन, ये वाला बैंड येलो, ये वाला बैंड ग्रीन, और ये वाला बैंड गोल्ड, गोल्डन कलर का रहेगा। तो इसका रेसिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं। ब्राउन के लिए डिजिट क्या है, ब्राउन के लिए डिजिट 1, दूसरा भी डिजिट है, दूसरा डिजिट कौन सा है, येलो, येलो के लिए डिजिट 4, 14, और ये मल्टीप्लायर है, थर्ड कलर के लिए मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कितना, 10 रेज़ टू पावर। ग्रीन के लिए क्या था, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 5। ये तो रेसिस्टेंस हो गया। टॉलरेंस किस लिए देते हैं, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू स्लाइटली वैरी कर सकता है, तो कुछ कम भी हो सकता है इससे, और इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। जो ज़्यादा या कम होता है वही टॉलरेंस लेते हैं। मतलब एरर,
टॉलरेंस मतलब एरर। तो इस रेसिस्टेंस में कुछ वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है, वही एरर है ये। 5% गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए 10%। तो गोल्ड लिया है मैंने, तो गोल्ड के लिए मैं एरर मतलब प्लस माइनस, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये R प्लस माइनस 5%। 5% करने का मतलब जो रेसिस्टेंस है उसका 5%, तो ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो 5% मतलब 5/100 इंटू इसका 5% ना, यानी कितना 1/4 इंटू 10⁵5। अब मैं इसका वैल्यू लिख लेता हूं, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 14 इंटू 10⁵5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁵3 सॉरी 10⁴ होगा 10⁴। अब इसको थोड़ा और भी अरेंज कर सकते हैं। रेसिस्टेंस को देखो तो ये तो ओम में आएगा, मैं इसको मेगा ओम में बना लेता हूं। तो मेगा के लिए प्रीफिक्स होता है 10⁶6, जबकि ये है 10⁵5। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर डेसिमल लगा दूंगा तो ये 10⁶6 बन जाएगा। और इसको 10⁶6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 डेसिमल खिसकाऊंगा। तो 2 डेसिमल खिसकाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 1.4 प्लस माइनस 0.07 इंटू 10⁶6 ओम, जिसको मैं मेगा बोल सकता हूँ। 1.4 प्लस माइनस 0.07 मेगा ओम। इस तरह से किसी कलर के हेल्प से कलर कोड रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो तुम्हें सिर्फ ये टेबल याद रहना चाहिए। अगर तुम्हें ये टेबल याद है तो बहुत आसानी से तुम किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि पहला 2 कलर के लिए डिजिट यूज करते हैं, 3rd कलर के लिए मल्टीप्लायर यूज करते हैं, और 4th कलर के लिए टॉलरेंस मतलब एरर। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोल्ड के लिए 5% दिया था टॉलरेंस और सिल्वर के लिए 10%। अगर कोई भी कलर ना रहे तो तुम एरर 20% लेना, याद रखना। कोई कलर ना रहे, चौथा बैंड ना रहे, 3 बैंड ही रहे, चौथा बैंड एब्सेंट हो तो उसके लिए टॉलरेंस 20% लेना है। बाकी सॉल्व करने का मेथड मैंने बता दिया है। तो तुम्हें ये टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये टेबल तुम्हें देगा नहीं, और टेबल नहीं याद रहेगा तो तुम कभी रेसिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हो। इसलिए ये टेबल तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कैसे याद रखोगे। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये तो कलर हो गया। बाकी 2 टॉलरेंस लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस मतलब एरर, सिल्वर के लिए एरर 10%। रेसिस्टेंस फाइंड करने का मेथड बता दिया है। ये तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। तो बैटरी में हम लोग 2 टर्म पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस
और ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो हेडिंग कर रहा हूं मैं ईएमएफ, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R है। अगर मैं इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 कहूं तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V होगा। क्लियर है? अब इस सर्किट में करंट होता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है? ये करंट का डायरेक्शन ये। तो सर्किट में फ्लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं। तो करंट मैं ये बोल रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो कर रहे होंगे। अब मैं इलेक्ट्रॉन ना कह करके मैं पॉजिटिव चार्ज यूज कर रहा हूं। फ्लो तो कर रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैं पॉजिटिव चार्ज यूज करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्या होगा? ये सपोज इस सर्किट में चार्ज Q फ्लो कर रहा है, सपोज इस सर्किट में Q चार्ज फ्लो कर रहा है। इस सर्किट में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जब चार्ज यहां था, तो चार्ज का एनर्जी कितना? चार्ज इंटू पोटेंशियल। एनर्जी कैसे लिखते हैं चार्ज का? Q इंटू V। तो यहां पर चार्ज का एनर्जी कितना? 0। जब चार्ज यहां आ गया, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है यही, तो चार्ज यहां था तो एनर्जी 0, यहां पहुंचा तो एनर्जी कितना? Q इंटू V। यहां एनर्जी 0, यहां पहुंचा तो एनर्जी हो गया QV। वो एनर्जी इस रेजिस्टर के पास पहुंचा और इस रेजिस्टर ने कंज्यूम कर दिया। क्योंकि होता क्या है, हम लोग बैटरी से इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को तुम फैन समझ लो, बल्ब समझ लो, या कोई और इलेक्ट्रिक अप्लायंस समझ लो। तो इसी बैटरी का एनर्जी यूज करके हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रन करते हैं। ऐसा तुमने देखा होगा कि बैटरी से जब हम लोग फैन को चलाते हैं तो फैन फुल स्पीड से रन करता है। आफ्टर सर्टेन टाइम जब ये बैटरी डिस्चार्ज कर जाता है तो फैन स्लो हो जाता है। स्लो होने का मतलब फैन को जितना एनर्जी चाहिए था उतना एनर्जी मिल नहीं रहा। तो एनर्जी गया कहाँ? वो फैन कंज्यूम कर रहा होता है। तो ये बैटरी जो भी एनर्जी भेज रहा है वो सारा एनर्जी इस रेसिस्टर के थ्रू लॉस हो रहा है। अब जो एनर्जी यहाँ 0 था, यहाँ एनर्जी QV हो गया, क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ गया, चार्ज यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ चार्ज एनर्जी को ले जाकर के यहाँ पहुँचाया, और देखो तो चार्ज वापस यहाँ पहुँचा। ये सारा भी पोटेंशियल पर, तो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना? QV। लेकिन जैसे ही चार्ज यहाँ पहुँचा फिर से इसका पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल भी 0, यहाँ 0 पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, तो यहाँ भी पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ तक था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे ही यहाँ पहुँचा वापस पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि पोटेंशियल 0,
तो एनर्जी गया कहाँ, बैटरी में। तो ये बैटरी है, सॉरी, एनर्जी गया कहाँ, रेसिस्टेंस में। तो ये बैटरी कर क्या रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है और वही एनर्जी ये रेसिस्टर कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी यहां से यहां पहुंचाया कौन, चार्ज। चार्ज पहुंचाया एनर्जी को यहां से यहां। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज इज मीडियम। चार्ज इज मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू रेसिस्टेंस। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से जो एनर्जी भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, और जो एनर्जी कंज्यूम करता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड। तो हम लोग बोल सकते हैं बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड चार्ज इज मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। कहां से कहां, फ्रॉम बैटरी टू रेसिस्टेंस। इतना बात क्लियर हो गया कि ये सोर्स है और ये लोड है। यहां से एनर्जी यहां कंज्यूम होता है। अब बैटरी में एनर्जी आया कहां से, तो बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा लेक्लांसे सेल, या बहुत सारे सेल होते हैं जो आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा, ड्राई सेल, लिक्विड सेल। तो बैटरी के अंदर जो भी केमिकल्स रहते हैं वो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, वो केमिकल एनर्जी है, और वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होके रेसिस्टेंस के थ्रू कंज्यूम हो जाता है एनर्जी। तो आगे एक्सप्लेन करता हूं। बैटरी का सिंबल तो ये होता है, लेकिन एक्चुअल में बैटरी होता कैसा है, इस टाइप का। आपको बताया था एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि मान लो कोई आउटर सर्किट है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव पर आके टर्मिनेट करता है। तो करंट ये बोल रहा हूँ, ये करंट बोल रहा हूँ, तो चार्ज का फ्लो मैं ये बोलूँगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। तो सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा और फिर इस बैटरी के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँचाना है आपको। तो ये चार्ज मैं यहां दिखा रहा हूं, क्यों। अब देखो तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या ये चार्ज खुद ब खुद यहां जाना चाहेगा, करंट बनाना है तो चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो करना पड़ेगा। अब यहां से यहां एक्सटर्नल सर्किट में यहां से तो यहां पहुंच गया चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, लेकिन यहां से यहां तक कैसे जाएगा चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और इस चार्ज को यहां से यहां जाने से अपोज करेगा। तो इस चार्ज को खींच करके यहां से यहां कोई ले जाने वाला होना चाहिए, तभी ये चार्ज यहां से यहां मूव करेगा। जो चार्ज को यहां से यहां ले जाता है वो बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म के कारण, जो रिएक्शंस होते हैं बैटरी में, उसके कारण एक फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स बाय बैटरी इसको बोलते हैं। यही बैटरी फोर्स इस चार्ज को यहां से यहां पहुंचाता है। अब यहां से ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। सपोज करो इस चार्ज को अपने आप से रिप्लेस कर दो, इस चार्ज को अपने आप से रिप्लेस कर दो और इस चार्ज को यहां से यहां खींच कर ले जाना बैटरी फोर्स के द्वारा। तो बैटरी फोर्स वर्क कर रहा होगा यहां से यहां ले जाने में। उसको तुम ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें 1 घंटे का क्लास लिया, तुम्हारे 1 घंटे का लेक्चर मैंने लिया, तो मेरा एनर्जी लॉस हुआ। मैंने 1 घंटे का जो लेक्चर लिया उसका मेरा जो एनर्जी लॉस हुआ उसको तुम रिप्लेस कर दो इस बैटरी फोर्स को यहां से यहां ले जाने में। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को तुम ऐसे समझो कि तुम्हारा मन पढ़ने को नहीं कर रहा, लेकिन मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं। तो तुम्हारा मन तो अपोज कर रहा है पढ़ने से, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और 1 घंटे का लेक्चर ले रहा हूं। तो सपोज करो कि मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया और मैंने इसमें 100 जूल एनर्जी कंज्यूम किया मैंने 1 घंटे के लेक्चर में। तो तुम कह सकते हो कि सर ने 100 जूल एनर्जी लेक्चर में कंज्यूम किया, ये तुम कह सकते हो। लेकिन क्या एक्चुअल में मेरा एनर्जी 100 जूल ही कंज्यूम हुआ होगा? मैंने तुम्हारे 1 घंटे का जो लेक्चर लिया, तुम्हें लग रहा हो कि 1 घंटे में सर ने 100 जूल एनर्जी लॉस कर लिया, लेकिन मैंने 1 घंटे का जो लेक्चर लिया उसमें क्या लेक्चर में आकर के ऐसे ही दे दिया लेक्चर? मैंने कुछ पढ़ा नहीं होगा उसके बारे में, मैंने भी तो एक टाइम इन्वेस्ट किया होगा। किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सारा मैंने पहले एक नोट्स तैयार किया होगा, उसको देखा होगा और तब मैंने लेक्चर लिया। तो तुम कह सकते हो कि जितना मैंने एनर्जी तुम्हारे लेक्चर में दिया उसके अलावा भी मैंने एनर्जी कंज्यूम किया है उस लेक्चर को तैयार करने में। सपोज उस लेक्चर को तैयार करने में मैंने 10 जूल एनर्जी कंज्यूम किया, तो मैंने कितना एनर्जी टोटल कंज्यूम किया? 100 जूल लेक्चर के लिए और 10 जूल लेक्चर तैयार करने के लिए, यानी कि टोटल एनर्जी मैंने कंज्यूम किया 110 जूल। लेकिन तुम्हें मैंने कितना एनर्जी दिया लेक्चर में? 100 जूल। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने एनर्जी कितना लिया? 110, लेकिन उसका आउटपुट मैंने कितना दिया? आउटपुट मतलब जो लेक्चर मैंने दिया 110 एनर्जी मैंने लिया और खर्च कितना किया? मतलब तुम्हें पॉजिटिव वे में कितना खर्च किया लेक्चर के लिए? तो 100 जूल। अब यहां पर 110 जूल, जो मैंने 110 जूल एक्सप्लेन किया वो ईएमएफ है, और 100 जूल इस कहानी में जो मैंने 110 जूल बताया वो बैटरी का ईएमएफ है, और 100 जूल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैंने इनपुट कितना था? 110 जूल और आउटपुट कितना? इनपुट 110 जूल और आउटपुट 100 जूल। अब ये जो एक्स्ट्रा 10 जूल जो लॉस हुआ मेरा,
इस बैटरी में तुम बोल सकते हो हीट प्रोड्यूस होने में लॉस हो गया। तुमने देखा होगा कि जब बैटरी हम लोग यूज करते हैं तो वो बैटरी गर्म हो जाता है। बैटरी गर्म हो जाता है तो वो एनर्जी बैटरी में जो रेसिस्टेंस है उसमें लॉस हो जाता है। तो तुम कह सकते हो कि जो 10 जूल जो एनर्जी लॉस हुआ है वो बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस में लॉस हुआ है। तो जो बैटरी हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, इस बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। रेसिस्टेंस तो अंदर होता है लेकिन सर्किट में हम लोग उसे बाहर दिखाते हैं इस तरह से। ये ईएमएफ और ये इंटरनल रेसिस्टेंस और ये पूरा सिस्टम, ये मेरा पूरा सिस्टम बैटरी, और यही मेरा बनेगा, अगर ये ए कहता हूँ ये बी कहता हूँ तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। वी भी पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ बैटरी का ईएमएफ और ये बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आर और ईएमएफ ई। तो ईएमएफ को डिफाइन कैसे करते हैं मैं वो कर रहा हूँ। The EMF of a battery, the EMF of a battery is work done by battery force, work done by battery force in moving unit positive charge from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential। मतलब ईएमएफ क्या है? वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क डन, बैटरी के द्वारा वर्क डन डब्ल्यू बी, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन डब्ल्यू बी बाई क्यू, और यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है बैटरी के द्वारा, वही बनता है ईएमएफ। तो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होगा ईएमएफ बैटरी का। क्लियर है? इस बैटरी फोर्स के द्वारा वर्क डन है ये। अब तुम्हें पता है कि कोई भी बैटरी से जब एनर्जी यूज करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पर आके करंट टर्मिनेट करता है इस तरह से। तो यहां से देखो, तो सपोज करंट ये है, तो ऐसे केस में जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले तो हम लोग बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी का हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं। और जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करे तो बैटरी को हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं। तुम्हें पता होगा कि कुछ बैटरी रिचार्जेबल होता है, कुछ बैटरी सिंगल यूज का होता है, कुछ बैटरी रिचार्जेबल होता है। तो रिचार्जेबल बैटरी को कैसे रिचार्ज करते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करवाते हैं हम, और जो रिएक्शन डिस्चार्ज होने के लिए हुआ था उसका जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं। जब करंट अंदर भेजते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के कारण बैटरी फिर से चार्ज हो जाता है।
डिस्चार्जिंग के केस में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और निगेटिव पर आकर टर्मिनेट करता है। चार्जिंग के केस में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करता है और निगेटिव से बाहर निकलता है। क्लियर हो गया बात? तो मैं इस बैटरी को ऊपर बना रहा हूं। अच्छा, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू क्या, QE। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू QE। और बैटरी वर्क किया मतलब बैटरी एनर्जी सप्लाई किया, ये कैपेसिटर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कह सकते हैं एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी E इक्वल टू एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE। अगर बैटरी से Q चार्ज पास किया है और उस बैटरी का EMF E है, तो बैटरी QE एनर्जी सप्लाई किया है, क्योंकि बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मैंने EMF एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने दो केस करता हूं यहां, एक चार्जिंग का केस और एक डिस्चार्जिंग का केस। मैं पहले ही बोला हूं कि ये रेसिस्टेंस जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो बैटरी के अंदर होता है, लेकिन दिखाते बाहर है। EMF, इंटरनल रेसिस्टेंस, और सपोज ये करंट है, ये करंट है, मतलब ये डिस्चार्जिंग का केस है, केस ऑफ डिस्चार्जिंग। इधर मैं करता हूं केस ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है। ये EMF, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, इस पूरे सिस्टम को देखो। तो यही सिस्टम मेरा बैटरी है, ये बैटरी है, यहां बैटरी ये है। तो मैं इसको, इस टर्मिनल को A बोल देता हूं, इस टर्मिनल को B। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं बैटरी का, यहां भी बैटरी का मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं। अब ध्यान देना, ये EMF भी कह सकते हो पोटेंशियल ही है, क्योंकि EMF वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। तो देखो, तो पोटेंशियल को भी तो ऐसे ही डिफाइन किए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी डायमेंशनली EMF भी पोटेंशियल ही है। तो यहां से कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस E है, ये बैटरी का। तो मैं कह सकता हूं, इसका मैं नाम देता हूं C। अगर इसको मैं C नाम दूं, तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, पॉजिटिव में से नेगेटिव हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को तुम माइनस करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा। और तुम्हें ये बताया हूं कि करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टेंस के थ्रू चलोगे तो यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पोटेंशियल लो होगा। तो मैं कह सकता हूँ इस बैटरी के लिए ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, और करंट ये है, तो इस रेसिस्टेंस के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। रेसिस्टेंस के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में, रेसिस्टेंस के थ्रू करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मैंने ये बोला था, बहुत अच्छे से याद रखना। करंट इधर फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल।
तो देखो तो करंट ये जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो मैं यहां से VA माइनस VB क्या लिखूंगा, VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस BC प्लस BC माइनस VB। एक बार लिख देता हूं, VA माइनस BC प्लस BC माइनस VB। VA माइनस BC कितना E, और प्लस दिस माइनस दिस प्लस बनेगा IR। रेजिस्टर के थ्रू करंट सर्किट है, मान लेता हूं मैं I, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के थ्रू कितना हो जाएगा IR। यहां पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख रहा हूं, इसको मैं नाम C देता हूं, इसमें डायरेक्ट लिखता हूं मैं VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस BC प्लस BC माइनस VB। ये हाई, ये लो। अच्छा करंट इधर जा रहा है, इसमें देख लो, तो ये हाई और ये लो, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि करंट इधर से जा रहा है, तो जिधर से जाता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और जिधर करंट जाता है वो लो पोटेंशियल। तो मैं यहां से कह सकता हूं VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस BC, दिस माइनस दिस, ये हाई है, ये लो है, तो कितना बनेगा, ये E प्लस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस निगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, लो में से हाई माइनस करोगे निगेटिव मिलेगा, कितना IR। कितना हो जाएगा E माइनस IR। अब यहां से ध्यान दो, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस EMF से छोटा है, EMF में मैं कुछ माइनस कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस EMF से छोटा है, और यहां पर EMF में मैं इतना जोड़ रहा हूं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है EMF से। तो डिस्चार्जिंग के केस में EMF बड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है EMF से। ये बात ध्यान रखना, ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्ट VA माइनस VB लिखो। चार्जिंग के केस में करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में भेजना है, और डिस्चार्जिंग के केस में पॉजिटिव से करंट निकलता है। इसके बेसिस पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वो डिसाइड कर लोगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा भी हो सकता है, और पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है। क्लियर हो गया बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि कैसे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस EMF से रिलेट हो रहा है, क्योंकि ये पूछ सकता है तुम्हारे बोर्ड में। बल्कि ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है एक बार। अब हम लोग सीखेंगे किरचॉफ्स का सर्किट लॉ, जो कि तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। किरचॉफ्स सर्किट लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए, वो दोनों बहुत ही सिंपल है, करीब करीब हम लोग कर ही रहे हैं वो काम। तो पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ क्या है ये पहले से हम लोग जान रहे हैं। सपोज यहां करंट 10 एम्पियर आया, यहां करंट 2 एम्पियर गया, तो तुम बोलते हो कि यहां पर करंट 8 एम्पियर गया, क्योंकि जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये बोलते हैं, यही जंक्शन लॉ है। तो ये तो हम लोग पहले से बिना कुछ लॉ को पढ़े हुए ये हम लोग कर रहे थे कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट पास कर रहा है। तो सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, कहाँ? एट ए जंक्शन। अब इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी बोलते हैं कि किसी भी जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है। नेट करंट जीरो कैसे? अगर तुम आने वाले करंट को पॉजिटिव कहोगे तो जाने वाले करंट को निगेटिव बोलना पड़ेगा, या आने वाले को निगेटिव कह रहे हो तो जाने वाले को पॉजिटिव कहना पड़ेगा। तो देखो, तो मैं आने वाले को पॉजिटिव कह रहा हूं तो जाने वाले को क्या कहूंगा? नेट करंट कितना हो गया? जीरो। तो बोलने का तरीका है, कुछ लोग बोलते हैं कि टोटल इनकम एट ए जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी भी जंक्शन पर सारे करंट का अलजेब्रिक सम मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव लिखेंगे उसको। तो आने वाले को पॉजिटिव कहेंगे तो जाने वाले को निगेटिव, आने वाले को निगेटिव कहेंगे तो जाने वाले को पॉजिटिव। तो यही है जंक्शन लॉ, जो कि पहले से हम लोग यूज कर रहे थे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? The algebraic sum of current meeting at a point, the algebraic sum of current meeting at a point, जिसको जंक्शन भी बोल सकते हो, मीटिंग एट पॉइंट, जंक्शन भी बोल सकते हो। The algebraic sum of current meeting at a point is 0। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? सपोज ये I1 आया, ये I2 गया, ये I3 गया। तो आने वाले को मैं पॉजिटिव कहूंगा तो जाने वाले को नेगेटिव कहूंगा। I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम। तो यहां से क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। वही तो कर रहे हैं, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। अब ये हो कैसे रहा होगा? देखो, तो चार्ज जितना आ रहा होगा उसका कुछ चार्ज इधर जा रहा है, कुछ चार्ज इधर जा रहा है। तो जो चार्ज आ रहा है वही चार्ज पास कर रहा है, सारा का सारा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के चार्ज पर बेस्ड है। जितना चार्ज आया उतना चार्ज पास किया, इसलिए बोलते हैं जंक्शन लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो इसके बारे में लिख देते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमसे पूछ लेता है कि जंक्शन लॉ किस लॉ पर बेस्ड है। क्या बोलेंगे? फर्स्ट
लॉ इज, या फिर जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। ये क्या है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज कोई सर्किट है जो कि क्लोज लूप है, देख लो सर्किट। अब लूप लॉ क्या बोलता है, ये देखो तो, ये बैटरी करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहेगा और ये बैटरी करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये बैटरी का स्ट्रेंथ ज़्यादा इससे है तो नेट करंट क्लॉकवाइज होगा, इसका ज़्यादा है तो नेट करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर दोनों का स्ट्रेंथ बराबर हो गया तो सर्किट में करंट जीरो होगा। मैं सपोज करता हूँ कि ये बैटरी ज़्यादा स्ट्रांग है इस बैटरी से, तो नेट करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज करंट दे देता हूँ, दे दिया। मैं ये रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को भी हटा देता हूँ, R1 R2। और सपोज करता हूँ कि सर्किट में करंट कितना है, I। एक ही करंट होगा क्योंकि लूप एक ही है, और भी कुछ ब्रांचिंग होता तो करंट उधर भी जाता, लेकिन सिंगल लूप है तो करंट एक ही बनेगा। तो मैं करंट सपोज कर लिया I। अब ये लूप लॉ क्या कहता है, देखो तो, इसके क्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा, इसके भी, इसके भी। लूप लॉ ये बोलता है कि इस क्लोज लूप में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका अलजेब्रिक सम जीरो। सारे पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम जीरो, यही है लूप लॉ। तो देखो तो, मैं स्टार्ट करता हूं। इसका नाम देखो तो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, प्लस माइनस। करंट ये जा रहा है तो इस रेसिस्टेंस के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। करंट यहां से यहां जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। करंट इधर से जा रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव। इसके लिए बैटरी के लिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। इस रेसिस्टेंस से करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल निगेटिव, यही होगा ना। अब पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं। द algebraic sum of all the potential difference along a closed loop
in a circuit is 0। तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? कहीं से स्टार्ट कर लो। सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो वापस यहाँ घूम कर आऊँगा क्लोज लूप के लिए। क्लोज लूप बनने के लिए यहाँ से चलूँगा और वापस यहाँ आऊँगा। तो यहाँ से यहाँ चला तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? करेंट आई था तो ये आई R2, और ये दिस माइनस दिस किए तो पॉजिटिव मिलेगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो कितना कहूँगा? दिस माइनस दिस, यहाँ से यहाँ आई R2, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, हाई से लो, तो दिस माइनस दिस पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना? E1। दिस माइनस दिस, पॉजिटिव में से हाई में से लो को माइनस कर रहा हूँ, पॉजिटिव मिलेगा। आई R1, फिर यहाँ से यहाँ हाई से लो की तरफ जा रहा हूँ, तो दिस माइनस दिस पॉजिटिव मिलेगा। हाई में से लो को माइनस करूँगा तो पॉजिटिव मिलेगा। आई R1, हाई में से लो को माइनस करूँगा तो प्लस मिलेगा। आई R2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आई R2 प्लस आई R2, और फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, दिस माइनस दिस निगेटिव, माइनस E2, यहाँ आ गया। सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0। ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये दोनों एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस है। तो क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का सम कैसे लिखते हैं किसी सर्किट में। ज़्यादा बेहतर तरीका है कि तुम प्लस माइनस पहले से ही देख लो, ताकि तुम्हें पॉजिटिव निगेटिव बोलने में आसानी हो। दिस माइनस दिस पॉजिटिव, दिस माइनस दिस निगेटिव, याद रखना। तो ये हो गया किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो जो यहां पर चले थे वापस यहां पर आ जाएंगे, तो वापस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ पोटेंशियल V था, वापस घूम कर आएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल V, तो V माइनस V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0, जो कि यहाँ भी दिख रहा है। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इस चार्ज को एक राउंड घूमने में वर्कडन कितना? 0, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हो गया? 0। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0 मतलब वर्कडन 0। तो तुम जानते हो कि क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, तो क्लोज लूप में वर्कडन 0 होता है, जो कि यहाँ हो भी रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो लूप लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्कडन इन राउंड ट्रिप 0 होता है। तो यहाँ भी चार्ज के द्वारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस वापस यहाँ आने पर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, यानी कि नेट पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0, तो वर्कडन भी 0। तो हम लोग बोलते हैं कि लूप लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और इसे ये जो मैंने लिखा है इक्वेशन, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्टकट में लोग बोलेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से ये लिखा है मैंने। तो तुम्हें समझना है कि लूप लॉ लगाया गया है तुम्हें। तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर आगे मैं लिख दे रहा हूं कि ये लूप लॉ किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर।
loop law is based on conservation of energy. क्लियर हो गया? अब हम लोग सीखेंगे सिंपल सर्किट थ्योरी। इसमें क्या सीखते हैं? कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उस सर्किट में किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, उस रेसिस्टेंस में कितना करंट, अपने को ये सब पूछे तो कैसे फाइंड करेंगे, वो सिखा रहा हूं मैं। मतलब कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में करंट या किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मैं एक सर्किट देता हूं, सपोज ये कोई क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल मैंने क्वेश्चन दिया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं जहां पर एक से ज्यादा बैटरी भी हो सकता है। अब तुमसे पूछ दे कि बताओ इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, इन सब में करंट कितना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इसके 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 सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सभी में करंट कितना रेसिस्टर्स में, ये पूछ दे तुमसे। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे दे। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। या हो सकता है कि तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन रहता कि इसका ईएमएफ देता और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी दे सकता था, ई का वैल्यू भी दे सकता था, आर भी, मतलब एक रेसिस्टेंस और है इनके अलावा इंटरनल। लेकिन ये ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस में ना करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही दे दिया है तुम्हें। तो क्वेश्चन ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस के टर्म में भी हो सकता है या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी हो सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो उसको हम लोग आइडियल बैटरी बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और अगर इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, मतलब आइडियल बैटरी। मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं आइडियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता, तो कह सकते हैं कि आइडियल बैटरी के लिए देखो तो ईएमएफ V इक्वल टू कैसा हो रहा था, E माइनस आई आर या E प्लस आई आर। तो जब इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ही नहीं
तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ। तो आइडियल बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम होता है। तो तुम इसको ऐसे भी, इस सिचुएशन को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये आइडियल बैटरी है जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट है, नहीं तो नॉन आइडियल बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है तो हमको अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। अब क्लियर हो गया? तो अपने को किसी सारे के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पूछ दे तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, तो मैं सर्किट से चाहता हूं कि नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है बैटरी से, मैं ये फाइंड करना चाहता हूं। आई सपोज बैटरी से आई करंट फ्लो कर रहा है तो वही करंट डिवीजन करेगा। तो मैं क्या करता हूं, सारे रेसिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेता हूं। आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लूंगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V इक्वल टू आई आर, तो नेट करंट अपने को पता चल जाएगा। तो मैं आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करूं? 4 और 2 6, पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। 6 और 3 पैरेलल में, 6 3 पैरेलल में 2, पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। 6 और 3 पैरेलल में 2 और 2 और 4 सीरीज में, तो बनेगा 6 और 3 पैरेलल में, तो बनेगा 2 और 2 सीरीज में, तो बनेगा 4। पूरा आर इक्विवेलेंट 4 है। तुम चेक कर लेना सर्किट को छोटा कर करके। तो आर इक्विवेलेंट मेरा 4 है। तो मैं करंट कैसे लिखूंगा? I इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना? V देखो तो V20 आर इक्विवेलेंट 4, तो कितना हो जाएगा ये? 5 एम्पियर का करंट। तो यहां पर कितना? 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। इससे तो करंट बता दिया मैंने। अब ध्यान देना, इन दोनों को मैं एक रेसिस्टेंस बना देता हूं। एक रेसिस्टेंस बना दूंगा तो ये कितना? 6 और ये कितना? ये 3 ओम है और ये 3 ओम है। अब यहां से करंट का डिवीजन अपने को करना है। तो कैसे देखेंगे इसको? मैं क्या करता हूं, इन सब के बदले ये देखता हूं रेसिस्टेंस कितना है। ये देखो तो, इसको छोड़ करके मैं इतना का देखता हूं। 6 और 3 2, 6 3 2 और 2 और 4 सीरीज में, 3 और 6 2 और 4 6, ये वाला 6 है। ये वाला सेक्शन 6 ओम का है। तो मैं कह सकता हूं इस सिस्टम को, ये वाला रेसिस्टेंस और इसके बदले सारा 6 ओम का, ये 3 ओम का, ऐसा बोल सकता हूं। अब ध्यान दो, मैंने पोटेंशियल कैसे डिवाइड करना सिखाया था। टोटल करंट कितना? I इक्वल टू 5 एम्पियर। अब यहां और यहां डिवीजन हुआ है, तो मैं इसको I1 कह दूं और इसे मैं I2 कह दूं। तो क्या कहूंगा, ये दोनों पैरेलल में, तो याद करो मैंने पैरेलल में कैसे सिखाया था। I1 इज टू I2 इक्वल टू 1/6
इज टू 1/3। इसको क्या करता हूं कि मैं 3 से ये 2 से नीचे कॉमन हो गया, 1:2, यानी कि I1 इक्वल टू 1/1+2 3 × 5 नेट करेंट, I2 इक्वल टू 2/3 × 5, यानी कितना 5/3 एम्पियर और 10/3 एम्पियर। तो यहाँ कितना जाएगा I2 यानी कि 10/3 एम्पियर। अब बाकी जो गया है करंट इन दोनों मिलाकर के ही ये I1 बना है। तो कितना 5/3 इधर गया है, 5/3 इन दोनों को मिला करके और फिर से देखो तो ये 3 है और ये 6 है। यहाँ भी तो वही था 3 और ये 6, 3 6 है। तो जिसमें 3 था उसमें इससे करंट इसमें डबल गया है। देखो तो ये रेसिस्टेंस डबल है तो करंट इसमें डबल होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना है। तो जितना भी करंट है उसका 2/3 यहाँ जाएगा और 1/3 यहाँ जाएगा। रेसिस्टेंस ज़्यादा, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, यहाँ रेसिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, और इतना ज़्यादा कम कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका रेसिस्टेंस हाफ है तो इसमें करंट डबल होगा इससे, तो इसमें 2/3 करंट, इसमें 1/3 करंट। वैसे ही जितना करंट दोनों को मिलकर आया था कितना आया था 5/3 एम्पियर, 5/3 आया था। 5/3 का 2/3 इधर जाएगा और 1/3 इधर जाएगा क्योंकि ये 6 है ये 3 है। तो मैं बोल सकता हूं 5/3 का ये 2/3 जाएगा और इधर जो करंट जाएगा वो 5/3 का 1/3 जाएगा। देख लो, अब सारे रेसिस्टर में करंट पता चल गया। इसमें तो टोटल 5 एम्पियर का करंट, इसमें 10/3 एम्पियर का, इसमें 10/9 और इन दोनों में 5/9। अब सारा रेसिस्टर पता, सारे रेसिस्टर में करंट पता है तो किसी रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं। और ये दोनों मिलकर के वापस बन जाएगा 5/3 क्योंकि इधर मिलके 5/3 आया था, दोनों मिलकर के वापस 5/3, इससे 5/3 एम्पियर का करंट। तो ये किसी भी रेसिस्टर के थ्रू करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूं, उसे तुम सॉल्व करना। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सभी में करंट और सभी रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके रखना। क्वेश्चन कैसा है,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सारे रेसिस्टेंस के में करेंट और सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके रखना। नेक्स्ट क्लास में सर्किट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।